नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर के 2023 के लिए आपकी नई क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं आज से। आज हम पहला टॉपिक करेंगे जिसमें हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की एजुकेशन के बारे में, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल आपकी पूरी क्लास रहेगी, हिंदी में भी रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी। नोट्स भी आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बराबर ही यूजफुल है। आप चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एमएससी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो, आज का जो टॉपिक है सभी के लिए यूजफुल। आपका बीएड में, एमएड में, जहां पर भी वैदिक पीरियड है वहां पर ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आपके लिए सफिशियंट है, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको वैदिक पीरियड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, सारी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ हम वैदिक पीरियड के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो डिटेल से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार आज का ये लेक्चर होने वाला है। आज का जो लेक्चर है बड़ा जरूर होगा, क्योंकि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा जरूर होगा, तो लेकिन ध्यान से आपको जरूर देखना है अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही यूजफुल आपके लिए ये सेशन रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। करेंगे कि वैदिक कालीन जो वैदिक पीरियड है वो क्या है, वैदिक कालीन एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, डिटेल में हर एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, बुलेट नोट्स कैसे बनाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब एंड टाइम होता है और हमें ये चाहिए होता है कि पूरी की पूरी बुक थोड़ी सी देर में रिवाइज हो जाए, तो वहां पर ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। वहां पर पूरी की पूरी बुक्स, आपके खुद के नोट्स काम नहीं आते। वहां पर हमें ये चाहिए कि तुरंत एक ही पेज पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वो शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स हमें कैसे बनाने हैं वो बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वैदिक पीरियड की जो एजुकेशन है, ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो सारी बातें हम जो है यहाँ पर आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्योंकि लेक्चर आपका बिल्कुल डीप होने वाला है, तो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो एंड तक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप आज का लेक्चर देखते हैं तो वैदिक पीरियड आपका बिल्कुल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा कि इसमें फिर किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर से आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पूरा को पूरे लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हम वैदिक पीरियड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर हम कंटेंट की बात करें कि क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जो ये आपकी वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक पीरियड की जो एजुकेशन थी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उद्देश्य थे, उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस एजुकेशन में, इस टाइम पीरियड में किस तरह के संस्कार या सेरेमनी, रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था। ठीक है, टीचिंग का करिकुलम क्या था, पाठ्यक्रम क्या था, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से थे, हर एक टीचिंग मेथड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। लॉन्ग आंसर में 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज जितना भरना चाहे, आपको कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि एवरेज आपको कितना लिखना है और कितने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एजुकेशन पीरियड क्या कितना था, एज क्या क्या थी इस समय, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या क्या थे उसके बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, फंड वगैरह किस तरीके से आता था, खर्चा कैसे उठता था। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट्स का क्या रिलेशनशिप होते थे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि वैदिक पीरियड के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत हैं, कुछ हम इनकी कमियों के बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में वैदिक एजुकेशन का क्या रिलीवेंस है, क्या उपयोगिता है, क्या उसका आज के टाइम में भी कुछ रिलीवेंस है कि नहीं है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है आपको कि आज हम इस टॉपिक में किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इन पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें शिक्षा के क्या उद्देश्य और आदर्श होते हैं, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइडियल्स क्या है उस एजुकेशन की। देखिए, वैदिक पीरियड एजुकेशन, वैदिक काल की शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा को समझने के लिए आप माइंड में हल्का सा रामायण महाभारत आप सबने देखी होगी, तो रामायण महाभारत का जो युग था, जो काल था, उसको आप माइंड में इमेजिन कर लीजिए, और काफी हद तक आपकी जो है सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा।
उस समय एजुकेशन कैसी होती थी, हम सबको पता है कि जंगलों में जो है गुरु रहते थे और गुरु के घर पे ही शिष्य जाते थे, जंगलों में ही शिक्षा दी जाती थी। और जब एक बार अगर बच्चा चला गया एजुकेशन लेने के लिए, उसके बाद वो अपनी पूरी 20-25 साल एजुकेशन को कंप्लीट करके ही घर वापस आता था। बीच में घर से आने जाने का कोई सिचुएशन नहीं होती थी। पेड़ों के नीचे नॉर्मली रहकर जो है प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में पढ़ाई की जाती थी। उस समय धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। इसके अलावा बच्चों को कौशल सिखाए जाते थे, जैसे कि तीर भाले चलाने सिखा दी, कोई कला कौशल सिखा रहे हैं, कोई हथियार चलाना सिखा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं। तो उस समय की जैसी मांग थी उस तरह की एजुकेशन थी। तो जब आप रामायण महाभारत का टाइम पीरियड को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, तब काफी हद तक आपको ये चीजें समझने में, पॉइंट समझने में काफी आसानी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श के बारे में। शिक्षा के उद्देश्य आदर्श में सबसे पहले आपका आता है व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो आपकी वैदिक एजुकेशन थी वो ये कहती थी कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सिर्फ बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट तो कर दिया, मानसिक रूप से तो बच्चे को ज्ञान भर दिया, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन उसके अलावा बच्चे में वो नैतिक गुण, सामाजिक गुण, सोशल डेवलपमेंट और बाकी जो एस्पेक्ट है वो कुछ डेवलप ही नहीं हुई। नहीं, पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, या आप इसको ऑल राउंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ भी होगा इसमें, यहाँ पर ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना, यानी कि पूरे के पूरे व्यक्तित्व के विकास पर फोकस किया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि वैदिक शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व को फोकस किया जाता था, कि हमें व्यक्ति के पूरा का पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है। और पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते थे? आत्म साक्षात्कार और आत्म सम्मान, यानी कि बच्चे को एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता था कि आपको खुद को आत्मसम्मान करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए, तो वो चीज सिखाई जाती थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब एक तरीके से सेल्फ इंटरव्यू हो गया, कि आप खुद को रियलाइजेशन कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, अपने बारे में जानिए। जब व्यक्ति अपने खुद के बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे में क्या अच्छाइयां हैं, मेरे में क्या कमियां हैं, जब इन चीजों के बारे में सोचता है, करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तब उसका जाके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था, और उसका तरीका क्या होता था? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट एम जो था वो मोक्ष की प्राप्ति था। मोक्ष की प्राप्ति कह लीजिए, या उसी को कह लीजिए आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। उस समय मेडिटेशन पर, ध्यान लगाने पर, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत फोकस किया जाता था। तो ये कहते थे कि आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जब माना जाएगा, जबकि आप खुद के बारे में जान पाए कि वास्तव में आप कौन है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, जीवन का क्या उद्देश्य है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो चीजें आपके इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर डेवलपमेंट करने पर फोकस किया जाता है, बच्चे के चरित्र को निर्मित करने की कोशिश की जाती है, कि बच्चे का जो चरित्र है वो पूरा उत्तम हो सके। अब इसके लिए एक सबसे बड़ा पैटर्न तो क्या होता था कि जब बच्चा एक बार गुरुकुल में चला जाता था, तब उसके बाद जो है उसका पूरा ब्रह्मचर्य जीवन स्टार्ट होता था। उसको पूरी तरीके से पूरे जीवन भरने के लिए एजुकेशन पीरियड में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय यह नहीं मानते थे कि केवल बुद्धि ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं माना जाता था कि आपकी सिर्फ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं, नैतिकता, मोरालिटी, कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। नैतिकता के बिना शिक्षा बेकार समझी जाती थी, कि अगर एक व्यक्ति में मोरालिटी नहीं है, अगर एक व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। तो यहाँ पर कहा जाता था कि अगर आप में मोरालिटी नहीं है, अगर आप में कैरेक्टर डेवलपमेंट आपका अच्छे से नहीं हुआ है, तो आपकी एजुकेशन बेकार है। ठीक है, वैदिक शिक्षा में सरल जीवन को प्रोत्साहित करके चरित्र निर्माण किया जाता था। वैदिक काल में जो जीवन होता ना, बिल्कुल सादा जीवन, कहा था ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो वो वाली प्रणाली जो है अपनाई जाती थी, कि बिल्कुल अपना आराम से सादा जीवन व्यतीत करना है, सादा भोजन करना है, नॉर्मल जो मिल जाए भिक्षा से उसको खाया करते थे, अपने सब कामों को खुद से करना, लकड़ी लाना, तो और अपने छोटे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी काम है वो खुद करना से। तो साधारण जीवन, सिंपल लाइफ जी जाती थी। छात्र जो होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, पूरे अपने एजुकेशन ड्यूरेशन के दौरान, एजुकेशन जब उनको मिल रही होती थी, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। उनका जीवन एक सख्त कार्यक्रम के अनुसार चलता था, यानी कि
उस टाइम में क्या होता था कि बच्चे के पूरे दिन का एक शेड्यूल तय होता था। पूरे दिन का पता होता था कि बच्चे को सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद बच्चे को ध्यान लगाना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद लेक्चर मेथड्स होता था, व्याख्यान होते थे, जिसके अंदर जो गुरु होते थे वो वेदों का ज्ञान देते थे। ठीक है, उसके बाद कब खाना खाना है, कब जो है प्रैक्टिस करनी है, कब क्या करना है और किस टाइम पर सोने जाना है, किस टाइम पर उठना है। तो वो सारा का सारा पूरे दिन का जो एक शेड्यूल फिक्स्ड होता था और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा तरीके से फॉलो करना होता था हर एक स्टूडेंट को। जैसे आपने देखा होगा ना, मिलिट्री मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है, आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, पूरा एक शेड्यूल फिक्स होता है कि सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक, 8 बजे तक, एक एग्जाम्पल दे रही कि आपको क्या क्या शेड्यूल करना है, क्या क्या काम करना है, और बिल्कुल उसी काम के अकॉर्डिंग उनको फॉलो भी करना होता है। अगर वो नहीं उठते सुबह 4 बजे, तो वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उठना ही पड़ेगा 4 बजे। तो वही सिस्टम वहां पर चलता था कि आपके पूरे दिन का एक शेड्यूल बना दिया है, उसी पर ही आपको चलना है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके सांसारिक जीवन के जो विलासिता होती थी, जो अनावश्यक रूप से होता था, या आराम करना है, लेजीनेस है, इन सब चीजों से बिल्कुल दूर बच्चों को रखा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नागरिक और सामाजिक कर्तव्य, यानी कि बच्चे में जो है सिविक्स का जो डेवलपमेंट हो सके, नागरिकता का विकास हो सके, उसको पता हो कि भाई हमारे समाज में जो बाकी लोग हैं वो सब एक समान हैं, एक देश का, एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म है, क्या क्या हमें ड्यूटीज है एक सिटीजन होने के नाते। तो वो सब इसमें हमारे सिखाए जाते थे कि हमारी सोशल ड्यूटी क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है, हमारे हमारे देश के प्रति हमारे क्या दायित्व है, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, नेशन के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज है, वो भी बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता था। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर उस समय बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था कि बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए, व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी उतना ही बराबर का जो है फोकस किया जाता था। बच्चों को कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को कढ़ाई बुनाई सिखा दिया, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दिया, या वैद्य, यानी कि जो डॉक्टर होते थे उस समय वैद्य कहा जाता था, वैद्य का काम सिखा दिया। किसी को ग्रह नक्षत्र का काम सिखा रहे हैं, किसी को आर्मी का काम सिखा रहे हैं। तो हर किसी को अपनी उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से उसको काम सिखाया जाता है। इसके अलावा संस्कृति का संरक्षण प्रसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पॉइंट अच्छा है कि उस समय जो एजुकेशन थी उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसको हम बचा कर रख सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर सके। ये ऑब्जेक्टिव माना जाता था क्या, कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बचा कर रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो ये आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो है आत्मज्ञान प्राप्ति, कि बच्चा जो है एनलाइटमेंट, अपना अपने बारे में बच्चे को ज्ञान हो सके, आत्मज्ञान हो सके, सेल्फ रियलाइजेशन से आप जोड़ सकते हैं। अलग हेडिंग बना दी, उसमें भी इंक्लूड हो गई, अलग भी बना सकते हैं, चाहे तो उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर यहाँ पर 10 पॉइंट बताए जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 आप वहां पर एग्जाम में मेंशन करें। ये इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए। अब इन 10 पॉइंट में से आपको 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जितने आपको वहां पर एग्जाम में याद हो, जितना जरूरत हो लिखने की, उतना आप उसमें लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर एक पॉइंट को मेंशन करें या हर एक पॉइंट को लिखें। तो बच्चे में आत्मज्ञान की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ नॉलेज या अपने बारे में जानना, तो ये चीज हो गए। इसके बारे में बाद आता है मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जहां भी जरूरत हो लिखा हुआ मैंने पूरे डिटेल में, आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर मैं उस चीजों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रही हूँ। मोक्ष की प्राप्ति आपका अंतिम उद्देश्य माना जाता था। ये कहा जाता था कि वैदिक पीरियड का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट एम जो है वो है हमारा अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके अलावा कुछ नहीं, सबसे मेन और सबसे अंतिम अल्टीमेट एम क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कहा गया है। और एंड में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस हो रहा है। सर्वांगीण यानी कि सभी अंगों का विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे के बुद्धि का भी विकास कर रहे हैं, बच्चे में सामाजिक गुण भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे में मोरालिटी भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक राष्ट्र का सिटीजन होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है वो भी बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, सोशल ड्यूटीज क्या है वो भी बताई जा रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर पूरी पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही है, पूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो आई होप ये थे आपकी शिक्षा के उद्देश्य।
ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करें लिखने का कि किस तरीके से आपको मेंशन करने हैं, अगर आपसे शिक्षा के उद्देश्य पूछे जाए, ये सिंपल वैदिक कालीन शिक्षा पूछी जा रही है और आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं, तो पहले आप इस तरीके से जो है सभी पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। अब ये पॉइंट्स को आप थोड़ा सा चार्ट के फॉर्मेट में बना सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में लाना था, टेबुलर फॉर्म में लिखना था, इसीलिए यहाँ पर चार्ट बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, वरना अगर चार्ट बनाते बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता, ये किसी एक लैंग्वेज में बन पाता। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट मेंशन कर दिए, बट आप एग्जामिन को एज अ चार्ट बनाकर मेंशन करिएगा। चार्ट कैसे आपको बनाना है, ये भी आपका अलग अलग तरीका है। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 4-5 पॉइंट है तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखा या उद्देश्य, एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रही हूँ, उसके बाद इस तरीके से करके आप 1 बाय 1 पॉइंट को जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी आपका हो सकता है, चाहे फिर कितने भी पॉइंट्स हो इसमें उतने आ जाए। सभी पॉइंट्स को पहले मेंशन कर दीजिए, उसके बाद एक एक करके हेडिंग डालिए और उनके अंदर 2-2 3-3 लाइन में भी एक्सप्लेन करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ना सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी नॉलेज डेवलप हो सके, और आप 10 लाइन पढ़ेंगे तो जाके वहां पे आपको 5-6 लाइन याद रह पाएगी। ठीक है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य थे, क्या थे, कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, बच्चे में जो है सोशल ड्यूटीज बच्चे को बतानी है, एक नागरिक होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज है वो बच्चे को बतानी है, तो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं करिकुलम की। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस समय का पाठ्यक्रम कैसा था, करिकुलम क्या था, क्या सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते थे, क्या नहीं पढ़ाए जाते थे। तो देखिए उस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उनके पूरे पाठ्यक्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक ऐसी नॉलेज बच्चों को देते थे जो कि भगवान से जुड़ी हुई होती थी, ईश्वर से जुड़ी हुई होती थी, परमात्मा से जुड़ी हुई होती थी। यानी कि आपको इस लोक से, इस संसार से अलग किसी दूसरे संसार के ज्ञान आपको दिया जाता था, उसके बाद लिए तैयार किया जाता था। अलौकिक ज्ञान, परमात्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज आप उसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ वो सेक्शन हो गया जहां पर आपको रियल वर्ल्ड की नॉलेज दी जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, इस संसार में काम आने वाला ज्ञान आपको दिया जा रहा है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नॉलेज आपको दिया जा रहा है। तो सेकंड वो, तो 2 पार्ट्स हो गए आपके, एक हो गया परा, एक हो गया अपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स आपके हो जाते हैं, एक हो गया परा यानी कि जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि इस रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हो गया अपर यानी कि जो इस परमात्मा से अलग है, जो कि इस रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि इस संसार से जुड़ा हुआ है। परमात्मा परा हो गया ज्ञान, वो हो गया जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, इस संसार से अलग है। ठीक है, और अपरा हो गया कि जो परमात्मा से अलग है, इस संसार से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, ये देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है आपका अपरा, अपरा यानी कि परमात्मा से अलग। परमात्मा से अलग क्या होगा, ये रियल संसार, भौतिक संसार, रियल वर्ल्ड, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो इससे रिलेटेड नॉलेज दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि बच्चे को व्याकरण सिखा दिया, भाषा सिखा दी, मैथ सिखा दिया, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस सिखा दिया, राजनीति सिखा दी, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र सिखा दिया, सैन्य शिक्षा सिखा दी। तो जो रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई नॉलेज है, बच्चे को मिट्टी के बर्तन को ना कोई कौशल दे दिया, तो वो चीजें होती थी। पराज्ञान जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, जो दूसरे जीवन के लिए तैयार करती है व्यक्ति को, उसमें बच्चों को वेद, उपनिषद, पुराण, ये जो ग्रंथ होते थे उस समय के, उनका ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। तो 2 नॉलेज हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक वो जो भगवान से जुड़ी हुई नॉलेज है और एक वो जो कि इस संसार से जुड़ी हुई नॉलेज है। संसार से यानी कि लोक जगत के, इस जगत का, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई नॉलेज। अब यहाँ पर ये तो हो गया करिकुलम, याद करना का सिर्फ यही एक तरीका है। परा यानी कि परमात्मा, अपरा यानी कि बिना परमात्मा के, जो परमात्मा से अलग है। यहाँ पर अगर बात करें वैदिक कालीन शिक्षा की टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां, वैदिक एजुकेशन में क्या क्या टीचिंग मेथड्स अपनाए जाते थे, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि आप क्या करें, अगर आप वैदिक एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में इमेजिन करके चलिए महाभारत और रामायण वाला टाइम पीरियड। तो आप सोचिए कि जो रामायण में एजुकेशन दी गई थी उनको, जो महाभारत में पांडवों को शिक्षा दी गई थी, पांडवों और कौरवों को, तो वो किस तरीके से दी जाती थी, कौन से टीचिंग मेथड्स वहां पर अप्लाई होते थे। तो एक तो सबसे मेन तो क्या होता था, ओरली बोल बोल कर टीचर जो है वो सुनाते थे। जो गुरु होते थे वो बोल बोल कर पढ़ाते थे, पार्टी पर बैठ जाते थे, बोल बोल कर बच्चों को सिखाया जाता था, वेद ग्रंथ का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था, नॉलेज दी जाती थी। तो सबसे पहला मेथड क्या हो गया, ओरल मेथड, या आप इसको कह सकते हैं वर्बल मेथड, या आप कह सकते हैं इसको लेक्चर मेथड भी इसको कहा जा सकता है। तो ओरल मेथड, वर्बल मेथड,
लेक्चर मेथड एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। हिंदी में आप इसको मौखिक विधि या व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। व्याख्यान विधि में तो ये होता है कि टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, तो वही ओरली रूप से। तो पहला है मौखिक विधि यानी कि ओरल मेथड अपनाया जाता है। सेकंड नंबर हो गया अभ्यास विधि, प्रैक्टिस मेथड। आपने देखा होगा कि अर्जुन जो है वो तीर चलाना सीख रहे थे, तो दिन रात वो प्रैक्टिस ही करे जा रहे थे। तो जो रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई नॉलेज होती थी, जब अगर कोई कौशल बच्चों को सिखाना है तो उसका तरीका होता था कि प्रैक्टिस कर करके बच्चों को सिखाया जाता था। बच्चे को अभ्यास के द्वारा चीजों को सिखाया जाता था। तो अभ्यास विधि, प्रैक्टिस मेथड भी अपनाई जाती है। इसके बाद आगे बात करें, प्रश्नोत्तर विधि, क्यूएनए मेथड होता था कि बच्चे क्वेश्चन करते थे, टीचर आंसर देते थे, टीचर क्वेश्चन करते थे, बच्चे आंसर करते थे। वाद विवाद विधि यानी कि डिबेट मेथड, डिबेट मेथड यानी कि बच्चों से डिस्कशन कर लिया अच्छा खासा, बच्चे आपस में डिस्कशन करते थे, बच्चे टीचर से डिस्कशन करते थे, तो डिबेट मेथड हो गया। अनुकरण विधि, फॉलो मेथड, या इसको आप सिमुलेशन मेथड, या इसको एक नाम और होता है इमिटेशन मेथड। तो टेंशन नहीं लेनी अगर इमिटेशन मेथड पूछा जाए, या आपका इमिटेशन मेथड कहीं लिखा हो किसी बुक में, किसी क्वेश्चन बैंक में, तो ये नहीं सोचना कि इमिटेशन मेथड था, यहाँ पे तो फॉलो मेथड था, ये सिमुलेशन था, एक ही बात है दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। अनुकरण करना ही नहीं कि फॉलो करना, जैसा जैसा गुरु करते थे वैसा वैसा उनको फॉलो करते हुए बच्चे उन चीजों को सीखते थे। जहां मोरालिटी सिखाने की बात आती थी, नैतिकता सिखाने की बात आती थी, अपनी ड्यूटीज सिखाने की बात आती थी, तो वहां पर टीचर उनको खुद करते थे, तो वो बच्चे अपने आप ही उनको फॉलो कर करके सीखते थे। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती थी कि ऐसा करो। आज के टाइम में भी अगर आप देखें कि कोई टीचर अगर क्लास में एंटर कर रहे हैं और वहां पर अगर कुछ भी पैकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, अगर वहां पर जो है गंदगी फैली हुई है, और टीचर किसी भी पैकेट को, रैपर्स को उठाकर खुद डालने शुरू कर दे, तो बच्चे अपने आप देख कर डालना शुरू कर दे। बच्चे उनको मना करेंगे नहीं हम खुद डाल दें। थोड़ा सा सेमनेस भी होती है, कहीं ना कहीं फॉलो मेथड भी होता है। नेक्स्ट टाइम बच्चे खुद ही डस्टबिन में डालकर आए, तो फॉलो मेथड हो गया। तो ये तरीके होते थे। अब क्या होता है कि आपको अगर कंटेंट का सोर्सेज अलग अलग है, आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं ये तो नहीं पता, तो अलग अलग जगह आपको नाम अलग अलग मिल सकते हैं टीचिंग मेथड्स के। कुछ और टीचिंग मेथड्स भी उनको भी देख लेते हैं कि बच्चे कैसे सीखते थे। ये तो टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचर कैसे सिखाते थे, बच्चे कैसे सीखते थे। इस चीज को देखें तो कंटेस्ट करना, मेमोराइजेशन करना, बच्चे चीजों को रट रट कर याद कर करके सीखते थे, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा वो तो नहीं था, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन मेमोराइजेशन मेथड जो है वहां पर अपनाया किया जाता है। इसके बाद आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। शुरू में मैंने क्या बताया था कि पर्सनैलिटी डेवलप किया जाता था। पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए क्या कहा जाता था कि बच्चा जो है अपने आप का खुद का सेल्फ इंटरव्यू करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे, अपने बारे में जाने। वही चीज यहाँ पर है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण, अपना खुद का निरीक्षण करना, खुद के बारे में जानना कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, खुद के बारे में जानना। अभी जो इंट्रोस्पेक्शन होता है तीन तरीके से हो सकता है, या कहें तो इसमें तीन पॉइंट्स आपके मेंशन होते हैं। ये तीन बातें अगर आप करते हैं अपने बारे में, तीन क्वेश्चन अपने बारे में करते हैं, तो आपका इंट्रोस्पेक्शन मान लिया जाता है। कौन सा? श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण के अंदर क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है, इसके अंदर आप टीचर्स से सुनते हैं, टीचर्स की बातों को सुनते हैं, गुरुओं की बातों को सुना जाता था, श्रवण किया जाता है, श्रवण यानी कि सुनना। इसके बाद मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, आप सोचते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा, वो टीचर्स की बातों को सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं गहन। और लास्ट में आता है निध्यासन। ये वो चरण है जिसकी वजह से आप जो है रियलाइजेशन कर लेते हैं, ये जान जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको पता चल जाता है क्या सही क्या। तो सबसे पहले आप टीचर्स की बात को सुनते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका निध्यासन। मेडिटेशन या योगा का एक फॉर्म आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण। यहाँ पर है आलोचनात्मक विश्लेषण, नाम से पता चल रहा है कि आलोचनात्मक हमें एनालिसिस करना है, किसी चीज का डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस करना है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है हमें उस चीज के बारे में अच्छाई भी बतानी है, बुराई भी बतानी है, कोई पक्षपात नहीं करना, उस पॉइंट को बहुत डिटेल से पढ़ना है, और उसके बाद उसमें क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, दोनों पॉइंट्स पर इक्वली अनबायस्ड होकर लिखना है, तो वो होता है क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये मेथड भी अपनाया जाता था। हैंड्स ऑन लर्निंग यानी कि खुद से काम को कर करके सीखना, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं आज की लैंग्वेज में, तो वो तरीका अपनाया जाता था। सेमिनार होते थे अलग अलग, वो तरीका अपनाया जाता था। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि सारे टीचिंग मेथड्स कितने लेटेस्ट है, या कहें तो आज के टीचिंग मेथड्स कितने पुराने हैं। इतने सालों पहले आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने सालों पहले उस समय जो टीचिंग मेथड चल रहे थे वही आज चल रहे हैं। तो या तो वो टीचिंग मेथड्स कितने रिलीवेंट थे, कितने सोच कर रखे गए थे कि आज भी इतने टाइम बाद भी वो वैलिड है, वो रिलीवेंट है,
और या ये कह सकते हैं कि आज के टाइम की जो शिक्षण विधि है वो कितनी पुरानी हो चुकी है कि कोई नया अपडेट आया ही नहीं है। तो ये चीज एक पता चलती है यहाँ से। आगे बात करें संस्कार की, सेरेमनी की। ये जो वैदिक काल होता था उसमें कौन कौन से रिचुअल्स होते थे, कौन कौन सी सेरेमनी होती थी। कि वैदिक कालीन शिक्षा जो होती थी उसमें कौन कौन से रिचुअल्स होते थे। अब देखिए अगर वैदिक काल की बात करें तो बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बहुत अनगिनत आपको संस्कार मिलेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन सेरेमनी की बात करेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो एजुकेशन से रिलेटेड वैदिक एजुकेशन में 3 सेरेमनी आपकी मेन मेन मानी जाती थी। तीनों को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक तो विद्या आरंभ संस्कार, यानी कि विद्या का आरंभ करना है, एजुकेशन का स्टार्टिंग करनी है। सेकंड उपनयन संस्कार होता था, इंग्लिश में भी इनका यही नाम होगा। और सेकंड थर्ड होता था आपका समावर्तन संस्कार, या जिसको हम दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन रिचुअल्स भी आपका कहा जाता था। तो ये 3 सेरेमनी आपकी होती थी। वन बाय वन इनको एक एक करके देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिचुअल्स हैं, जो संस्कार है, सेरेमनी है, इनका अलग से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसीलिए इनको बहुत ध्यान से समझना है। पहला है विद्या आरंभ संस्कार या विद्या आरंभ रिचुअल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विद्या का आरंभ होना, यानी कि जो आप बच्चे की एजुकेशन होती थी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में कि जब बच्चा 5 साल का होता था उस समय बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी, प्राथमिक शिक्षा होती थी, घर पर ही होती थी। घर पर ही बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करते थे, सेरेमनी करते थे, और उसके बाद बच्चे की जो इनफॉर्मल एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन जो है वो घर पर ही स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे अक्षर विकर्णम के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अक्षर विकर्णन। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की जो चीजें हैं बीएड में तो काम नहीं आती, कि बीएड में इतना डिटेल से नहीं पूछते हैं कि आपका इसका क्वेश्चन आ जाए। बट आगे अगर आप एमएड में, नेट वगैरह में जाना चाहते हैं तो वहां पर इस तरह की क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अक्षर विकर्णन के नाम से इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब है प्राथमिक शिक्षा या वर्णमाला। यहाँ पर बच्चे की बेसिक प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो जाती है, बच्चे को अल्फाबेट्स वर्णमाला सिखाना शुरू कर देते थे। आज भी आप देख सकते हैं छोटा बच्चा जब 1 साल का बोलना शुरू कर देता है, 1 1.5 साल का, तो उसको अल्फाबेट एबीसीडी सिखाना शुरू कर देते, तो वही चीज आप मानकर चलिए। ये जो समारोह होता था, जो सेरेमनी होती थी, उपनयन से पहले की जाती थी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले सेरेमनी थी तो उपनयन से पहले ही होगी। इसमें सभी जाति के बच्चों के लिए खुला था, बहुत साधारण। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस जाति के व्यक्ति कर सकते हैं, इस जाति के नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति के लिए ये खुला हुआ था, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता था। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता था, एक शुभ दिन चुना जाता था, कोई भी एक जो है डे सिलेक्ट कर लेते थे। इसके बाद समारोह में हरि, लक्ष्मी, सरस्वती, विद्या की देवी, इन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर लड़के को प्राथमिक शिक्षक को सौंपा जाता था, यानी कि जो उनके प्राइमरी टीचर होते थे उनको सौंपा जाता था। या जैसे कि ऐसा होता ना, होम ट्यूशन लगा ले, तो उस तरीके से किसी गुरु को घर पर ही बुला लिया, या बच्चे के खुद के माता पिता ही उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो भी चीज हो सकता है। विशेष रूप से तैयार की गई कलम की मदद से लड़के को चावल पर सभी अक्षर लिखवाते थे। इनकी एक अलग टाइप की पेन तैयार की जाती थी, और उस पेन की मदद से बच्चे के हाथ में पेन देकर उसके से चावल पर अल्फाबेट, अक्षर वगैरह लिखवाए जाते थे। ए, आ, के, खे, के अक्षर जो होते थे, उस समय संस्कृत भाषा थी तो उस समय के जो अक्षर थे, वर्णमाला थी, वो चावल पर सिखाई जाती थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि मोन्टेसरी मेथड जो है, एक फॉरेन मेथड है, वेस्टर्न मेथड है टीचिंग का, वो ये कहता है कि बच्चों को लिखना सिखाने से पहले लिखने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है, पहले उसको किसी रेत वेत पे लिखिए। वही तो चीज है जो इतने सालों पहले हमारे संस्कृति में कह चुके हैं कि भाई सबसे पहले बच्चों को लिखने के लिए किसी चावल पर आप लिखवाएं, ताकि बच्चे की जो फिंगर्स हैं, जो छोटी छोटी मसल्स है, वो डेवलप हो सके। तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को दीक्षा या धागा समारोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो ऑफिशियल एजुकेशन है, जो बच्चे की मेन एजुकेशन है, जो गुरु के पास गुरुकुल में जाकर बच्चा लेता है, वो यहाँ पर शुरू होती थी। अब इसमें क्या होता था कि एक पूरी पूजा पाठ होती थी, एक दिन सिलेक्ट करते थे, पूरी पूजा होती थी, और उसके बाद जो है बच्चा अपने नॉर्मल घर के जो कपड़े होते थे वो तो त्याग देता था, और उसके बाद जो वहां के ब्रह्मचर्य व्रत के जो वस्त्र होते थे वो वहां पर पहनने पड़ते थे उसको, साधारण कपड़े। अब साधारण कपड़ों के साथ उसको एक धागा पहनाया जाता था पूरे शरीर पे, जिसको जनेऊ बोलते हैं। अब क्योंकि इस संस्कार के बाद जनेऊ पहनाया जाता था, इसलिए इसको धागा सेरेमनी, धागा समारोह भी कहा जाता है। ठीक है, उपनयन का मतलब क्या है, निकट ले जाना या किसी के पास ले जाना। क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स होते थे, जो माता पिता होते थे, वो अपने बच्चे को गुरु के पास लेकर जा रहे हैं, किसी के निकट लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको उपनयन संस्कार कहा जाता है।
बच्चे की जो औपचारिक या प्रॉपर वे में जो रेगुलर एजुकेशन होती थी वो यहीं पर शुरू होती थी। उसको गुरु की देख रेख में छोड़ दिया जाता था। वो पूरे जीवन में अपनी जितनी भी एजुकेशन लेनी होगी वहां पर गुरुकुल में रहकर ही एजुकेशन को ले लेगा। अब उपनयन संस्कार जो होता था इसकी एज फिक्स थी। क्या फिक्स थी? कि अगर कोई ब्राह्मण बच्चा है तो उसके लिए कम से कम 8 साल का बच्चा होना जरूरी है। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसके लिए कम से कम आयु जो है मिनिमम एज 11 ईयर्स होनी चाहिए। और जो वैश्य होते हैं, मनु या याज्ञवल्क होते हैं, उनके लिए मिनिमम एज जो है वो 12 ईयर्स की वहां पर फिक्स्ड थी कि कम से कम इतनी एज का बच्चा हो, उसके बाद ही बच्चे को अपने संस्कार या कहें तो एडमिशन हो पाता था। अब जो मैक्सिमम एज है वो भी यहाँ पर फिक्स थी। ब्राह्मण के लिए मैक्सिमम की 16 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 8 साल, ज्यादा से ज्यादा 16 साल। क्षत्रियो के लिए कम से कम 11 साल, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। वैश्यों के लिए कम से कम आपका जो है 12 साल और ज्यादा से ज्यादा 24 साल, 24 ईयर्स। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम एज है। इनका कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए मैंने स्पेशली इनको हाईलाइट किया है कि अलग से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। अब अगर आगे बढ़ते हैं कि इसमें कैसे कैसे होता था कि जो उपनयन संस्कार होता था इसको दूसरा जन्म मानते थे। कि बच्चे का ऑफिशियल एजुकेशन शुरू हो गई, पूरी तरीके से पूजा पाठ कराकर उसका जो गृहस्थ जीवन था वो खत्म हो जाता है और जो ब्रह्मचर्य जीवन है वो शुरू हो जाता था। तो इसको बच्चे का दूसरा जन्म कहा जाता था कि बच्चे का दोबारा जन्म हो रहा है। इस दोबारा जन्म लेने की वजह से ही यहाँ पर बच्चे को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर दूसरा जन्म होता था जो नेचुरल बर्थ से ज्यादा शुद्ध माना जाता था, पवित्र माना जाता था। और क्योंकि बच्चा यहाँ पर दोबारा जन्म ले रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा जो है दो बार पैदा होता है या दोबारा जन्म लिया माना जाता है ऐसा, तो इसीलिए यहाँ पर बच्चे को द्विज कहा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? द्विज, क्योंकि बच्चा दोबारा जन्म लेकर पैदा होता है। यह एक तरीके का दोबारा दूसरा जन्म बच्चे का माना जाता है। ठीक है। ये जो सेरेमनी होती थी शुरुआत नाश्ते से होती थी, ब्रेकफास्ट से। उसके बाद जो बच्चे की दाढ़ी वगैरह बनाई जाती थी, मुंडन करवाया जाता था, बच्चे को बिल्कुल नए कपड़े पहनाए जाते थे जो कि पीले कलर के वस्त्र होते थे। ठीक है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो रिचुअल्स होते थे, पूजा पाठ होती थी, उसको फॉलो किया जाता था। और लास्ट में जो है बच्चे को कुछ बातें सिखाई जाती थी। कैसे? जैसे कि तेरा हृदय मेरे हृदय में वास करेगा। बच्चे को ये लाइनें सारी की सारी रिपीट करनी होती थी टीचर्स के लिए। यहाँ पर ये माना जाता था कि अब बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीचर्स की। बच्चे के लिए सब कुछ टीचर। तो इसलिए ये लाइनों को रिपीट कराया जाता था। तो ये चीज हो गया। ये आपका उपनयन संस्कार हो गया। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा वैदिक पीरियड कर रहे हैं, वहां पर उपनयन संस्कार लिख रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिक बता दिया कि उपनयन संस्कार क्या है, काफी। लेकिन अगर उपनयन संस्कार अलग से आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो वहां पर ये पूरा ही आपको करना होगा, क्योंकि उपनयन संस्कार को डिटेल में लिखना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में दिखा दिया है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसको बैक कर देती हूँ एक बार। देखिए, आप जो भी मेंबर्स यहाँ पर उपनयन संस्कार का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। यहाँ पर पॉज कर करके ले सकते हैं आप। चलिए, अब आता है समावर्तन संस्कार या दीक्षांत समारोह। नाम से ही देखते हैं, इसका मतलब होता है घर वापसी। यानी कि बच्चा की जब एजुकेशन पूरी हो जाती है तब उसको घर जाना होता है, तब उसकी ये सेरेमनी होती है। समावर्तन यानी कि समाप्त हो जाना, शिक्षा समाप्त हो जाती थी। दीक्षांत यानी कि दीक्षा का अंत। जो बच्चे को उपनयन संस्कार के बाद दीक्षा दी जाती थी कि इसको एडमिशन दे दिया, वो उसका एडमिशन का अंत हो रहा है, एंड पड़ाव है, उसकी खत्म हो गई, उसकी एजुकेशन पूरी हो गई, तो उसके लिए ये सेरेमनी होती थी। इसीलिए इसका समावर्तन संस्कार या दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन रिचुअल्स कहा जाता है। शाब्दिक मतलब क्या है इसका? लिटरली मीनिंग क्या है? विद्यार्थी की घर वापसी। यहाँ पर क्या होता था कि वही एक दिन चुना जाता था। उस दिन क्या होता था कि जो बच्चा है उसका जो भी ब्रह्मचर्य व्रत है वो पूरा का पूरा हो जाता था। अब जो बच्चा ब्रह्मचर्य वस्त्र पहन रहा होता था वो चेंज करके बच्चा अपने घर के खुद के कपड़े पहन लेता था। इसके अलावा उसके स्कूल लाइफ के जितने भी निशानी थी वो सब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देता था। बच्चे का दोबारा से मुंडन कराया जाता था, पूरा रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शुभ दिन का सिलेक्शन किया जाता था, सिलेक्ट किया जाता था। बच्चा जो है सुबह को अपने खुद कमरे में बंद रहता था और दिन में निकलता था उस कमरे में से। ठीक है। उसके बाद उसका सिर मुंडवाया जाता था और जितने भी शिष्यत्व की निशानी थी, जितनी भी एज ए स्टूडेंट उसकी यादें थी, उन यादों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। उसको सुगंधित जल से स्नान कराया जाता था। उसके बाद उसके जो वस्त्र हैं वो अपने घर के कपड़े पहन लेता था। ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सब चीजों को।
मेन मेन चीजें यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। नए वस्त्र पहन लेता था और बच्चा जो है घर की ओर लौटता। घर की ओर लौटने से पहले बच्चे को फिर से कोई उपदेश दिए जाते थे टीचर के द्वारा, क्या कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सदाचार करना है, ठीक है, अपनी पढ़ाई की कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, एजुकेशन को, स्टडी को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जो टीचर होते, स्टूडेंट होते थे, वो अपने टीचर को उपहार दिया करते थे। इसके अलावा सत्य से कभी विचलित नहीं होना, हमेशा सच बोलना है, संतान की रेखा को ना काटे या गृहस्थ जीवन, कहने का मतलब ये है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत जो आपका था पूरा हो गया, अब आप अपना गृहस्थ जीवन जो है वो जी सकते हैं। कल्याण से विमुख नहीं होना है। विमुख यानी कि अपोजिट, हमेशा कल्याण के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं कि कल्याण से आप दूर हो जाए, कल्याण ना करे किसी का। जो अच्छा है उसकी हो कभी भी नेग्लेक्ट मत करो, उसको इग्नोर मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिए। तो ये जो चीजें हैं बेसिक, कि अपने माता पिता का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, समाज के प्रति कर्तव्य है, वो चीजें बच्चे को सिखाई जाती है। अब अगर बात करें उस समय की जो एजुकेशन होती थी, उसका टाइम पीरियड क्या होता था, तो टोटल आपका 12 ईयर्स का अध्ययन होता था। जब बच्चा 11-12 साल का एडमिशन लेता था, 11-12 साल की एजुकेशन होती थी, तो लगभग लगभग 20-25 साल का बच्चा हो जाता था जब उसका समावर्तन संस्कार होता था। उसके बाद भी अगर बच्चा आगे वहीं पर रुककर कुछ पढ़ना चाहता है, हायर स्टडीज करना चाहता है, तो हर एक वेद के लिए अलग से 12 साल होते थे। एक वेद यहाँ पर 12 साल के बच्चे को पढ़ा दिया जाता था। हमारे पास टोटल है 4 वेद, तो 3 वेद बचते थे, उन 3 वेद के लिए अलग अलग 12-12 साल यहाँ पर सिलेक्ट थे। हर एक वेद में एक वेद को पढ़ने में 12 साल फिक्स थे। तो यहाँ पर जो बच्चा 12 साल पढ़ लिया वो तो एक नॉर्मल बच्चा है, उसके बाद एजुकेशन पूरी करी, घर चला गया। लेकिन जो बच्चा घर नहीं चाहता, आगे एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता था कि जो बच्चा 24 साल यानी कि 2 वेद का अध्ययन कर लेता था, उसको वसु कहा जाता। जो बच्चा 3 वेद का अध्ययन करके 36 साल की शिक्षा पूरी करता था, उसको रुद्र के नाम से उपाधि दी जाती थी। और जो बच्चा 48 ईयर्स की एजुकेशन पूरी कर लेता था, 48 ईयर्स तक की, और चारों वेद पढ़ लेता था, उसको क्या उपाधि दी जाती थी, आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो ये बीएड में तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आगे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया। इंस्टीट्यूट आपके गुरुकुल और गुरुग्रह माने जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर इनकम का कोई सोर्स नहीं था फिक्स। ऐसा नहीं कि गुरु ने कोई फीस रख रखी है, 400 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, नहीं। वहां पर फ्री एजुकेशन होती थी। जो इनकम का सोर्स होता था वो होता था सिर्फ दान दक्षिणा। गुरु और टीचर जो जो होते थे, टीचर होते थे, स्टूडेंट होते थे, दान दक्षिणा लेकर आते थे और उसी से ही अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा जो राजा होते थे या जो धनी लोग होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो अपनी इच्छा से, मर्जी से दान करते थे। कोई, किसी ने गाय दान कर दी, किसी ने जमीन दान कर दी, किसी ने रुपए दान कर दी, जैसी जिसकी इच्छा होती थी वो दान करते थे, और वही एकमात्र इनकम का सोर्स था। इसके अलावा कोई भी परमानेंट सोर्स नहीं था। टीचर स्टूडेंट में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ही प्योर रिलेशनशिप माना जाता था, पिता पुत्र का संबंध माना जाता था। गुरु को आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर माना जाता था। तो ये आपकी पूरी की पूरी वैदिक एजुकेशन है। वैदिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम क्या था, टीचिंग मेथड्स क्या थे, एजुकेशन का टाइम पीरियड क्या था, इंस्टीट्यूट क्या था, सारी बातें हमने कर ली। वैदिक पीरियड हम जान चुके हैं। अब बात आती है इसकी खासियत। इसकी खासियत आप खुद सोचिए 2 मिनट बैठ के कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। देखिए, फ्री एजुकेशन मिलती थी, सबसे बड़ी खासियत हो गई कि बच्चे को कोई पैसा नहीं देना, फ्री एजुकेशन, अपनी इच्छा से जो उपहार देते थे देते थे। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं था, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, फ्री एजुकेशन थी, और राज्य का, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था। तो जो टीचर होते थे वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के, अपनी मर्जी से फ्री होकर, फ्रीडम के साथ एजुकेशन दे पाते थे। टीचर्स को बहुत ज्यादा हाई स्टेटस दिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। माता पिता के रूप में शिक्षक माने जाते थे, जो टीचर होते थे उनको माता पिता के रूप में माना जाता था। आवासीय विद्यालय यानी जितने भी स्कूल थे, वहां पर बच्चे के रहने की सुविधा होती थी। गुरुकुल में, गुरुग्रह में रहते थे, तो वहीं पर ही बच्चे का जो है रहने करने की व्यवस्था होती थी। करिकुलम बहुत अच्छा है यहाँ का, कि बच्चे को रियल वर्ल्ड से भी जोड़ रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी जोड़ रहे हैं, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जो टीचिंग मेथड से आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे मेथड से, वहां पर प्रैक्टिकल मेथड्स को भी अपनाया जाता था। ठीक है, बच्चे को इंडिविजुअल टीचिंग दी जाती थी, हर एक बच्चे को अलग अलग टीचिंग दी जा रही है। पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा उस समय का अच्छा था। यात्रा की भूमिका को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना। देशाटन विधि, भ्रमण विधि जिसको कहते हैं, टूर ट्रिप, तो वो भी वहां पर किया जाता था कि बच्चे को भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं, टूर पर लेकर जा रहे हैं, वहीं पर ही बच्चे को अलग अलग चीजों के बारे में सिखा रहे हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंस है वो भी वहां पर बताई गई। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन होती थी वो संस्कृत में होती थी। बच्चे को सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता था। जो महिला शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था।
ठीक है, और अंतिम उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये आपकी वैदिक एजुकेशन है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 21वीं सदी में, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में वैदिक एजुकेशन का क्या रिलीवेंट है। तो देखिए अभी हमने देखा कि टीचिंग मेथड्स, जो बात कहा जा रही है, करिकुलम की बात कही जा रही है कि आपको जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, कोई ना कोई स्किल दी जाए, कोई ना कोई कौशल सिखाया जाए, प्रैक्टिस करके सिखाए, लर्निंग बाय डूइंग बच्चा सीखे। तो मतलब सारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल रिलीवेंट है। कोई भी बात ऐसी नहीं है, बहुत कम ऐसी बातें हैं जो कि ना आज ये कह सके कि आज वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम आज ये कहना चाहें कि बच्चा जंगल में जाकर पढ़े, तो वो रिलीवेंट नहीं है वो बात इतनी, कि आज कोई एक टीचर है, वो जंगल में अपना घर है उसका, और वहीं पर ही बच्चा 12-13 साल रहे और वहीं पर ही पढ़े, बीच में कोई मतलब ही नहीं है घर के कनेक्शन से। तो वो पॉइंट ऐसा नहीं है जो आज के लिए इनवैलिड हो गया, वो आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आज वो इनवैलिड है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आज भी वैलिड हैं, आज भी रिलीवेंट है। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि भाई आज के टाइम में क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलीवेंस है, तो मतलब वो पॉइंट जो आज के टाइम पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है आपकी वैदिक पीरियड, वो बहुत पुरानी है, प्राचीन है, सबसे पुरानी है, लेकिन उसके बाद भी आज की दुनिया में उतनी ही रिलीवेंट है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा के विपरीत सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। आज के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ मार्क्स ग्रेड्स पर फोकस हो रहा है, सिर्फ रट्टाफिकेशन पर, बुकिश नॉलेज बच्चे को दी जा रही है। और इसके बिल्कुल अपोजिट कितनी अच्छी वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी, रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए बच्चे को नॉलेज दी जाती थी। इसके अलावा बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज नॉलेज दे दी, नहीं, पूरी की पूरी ऑल ओवर जो व्यक्तित्व है बच्चे का, जो पूरी पर्सनैलिटी है, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता था। तो ये चीज होगी। इसके बाद गुरुकुल अपने बच्चों के लिए एक विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी वैदिक परंपराओं के साथ उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा यूजफुल है। गुरुकुल आज के टाइम पर एक ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा जो टीचिंग मेथड्स है वो तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जो प्रिंसिपल्स थे वो यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं और वो वैलिड भी है। ठीक है, करिकुलम आपका वहां पर, ये यहाँ पर पॉइंट में लिखे हुए हैं, आप इस तरीके से पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग में मैंने आपको बताया वन बाय वन कि सबसे पहले आप जो है उद्देश्य की हेडिंग डालेंगे, शिक्षा के उद्देश्य। उस समय जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव थे बहुत ज्यादा सार्थक थे, बहुत ज्यादा रिलीवेंट थे, आज भी वो रिलीवेंट है। क्या रिलीवेंट है कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट करो, कैरेक्टर डेवलपमेंट करो। आज इन नियम की, इन ऑब्जेक्टिव्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा रिलीवेंस है आज के टाइम। तो वो हेडिंग वाइज आप अगर करना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टीचिंग मेथड्स हो गया, सारे टीचिंग मेथड्स आज के लिए रिलीवेंट है, जितने भी थे। ठीक है, इसके अलावा आपका करिकुलम पूरे तरीके से रिलीवेंट है। आपका जो अपरा ज्ञान था, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़े हुए नॉलेज बच्चे को दी जाती थी, वो आज के लिए रिलीवेंट है। तो इस तरीके से वन बाय वन हेडिंग्स डालकर मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आज आपका ये काम तो हो गया कि डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात क्या आती है कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये काम जरूर करें। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे, एक पेन और डायरी ले लीजिए, और उसमें जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, कोई सन है या कोई हेडिंग है, उसको मेंशन जरूर करें सीक्वेंस वाइज। ये बहुत जरूरी है। जब आपका एग्जाम से 3-4 घंटे पहले जब रिवाइज करते हैं, पहले दिन रिवाइज करते हैं, पूरी बुक एक साथ नहीं रिवाइज हो पाती, ना ही आप मेन पॉइंट को ढूंढ पाते, बार बार टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेटर ये है कि आपको 4-5 पेज में पूरी बुक तैयार हो जाएगी, उन 4-5 पेज में आपका सारा मेन मेन मैटर लिखा होगा, और एग्जाम से पहले अगर आप उनको पक्का कर लेते तो एग्जाम में आप अच्छा खासा करके आएंगे। अंदर की हेडिंग में आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए उद्देश्य है, सारे ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर दिया कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है। अब इनके अंदर हेडिंग बना बना के आप खुद से लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रटिफिकेशन नहीं करना। लेकिन ये मेन पॉइंट याद रहना जरूरी है कि कौन कौन से डेवलपमेंट है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पर बनाएंगे। करिकुलम में हेडिंग डाली, करिकुलम में परा नॉलेज और अपरा दोनों हेडिंग डाल दी। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स में आपकी ये हो गई। अब जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो मौखिक विधि आप हेडिंग डाल के इसके बारे में अंदर एक्सप्लेन खुद कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में 2-3 लाइन नहीं लिख सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टीचिंग पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या है वो यहाँ पर बता दिया। इंस्टीट्यूट आपके गुरुकुल गृह होते थे। संस्कार आपके 3 होते थे, विद्या आरंभ हो गया, उपनयन हो गया, समावर्तन हो गया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ये इस चीजों में, तो ये नाम याद हो गया। चाहे स्टूडेंट आपकी जैसी जरूरत हो, चाहे तो इनके बारे में जो मेन मेन पॉइंट है वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये जरूरत है कि आपको कितनी जरूरत है, ठीक है, डिपेंड करता है। आपको इसके अंदर भी अगर कुछ लिखना है, मेन पॉइंट कुछ मेंशन करना है, वो भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आगे बात करें, शिक्षा का जो प्रशासन है वो यहाँ पर बता दिया, रिलेशनशिप बता दिया, उसके बाद जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता दिया। अब इनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर करके आप खुद लिखते जाइए। पूरा का पूरा जो 6-7 पेज का कंटेंट है उसको मैंने 2 पेज में यहाँ पर लिख दिया। ये आप जब कॉपी में लिखेंगे एक ही पेज में आ जाए। तो एक पेज में आपके सारे मेन मेन पॉइंट, फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे। तो ये बुलेट पॉइंट्स आप जरूर बनाइए। आज हो सकता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगे या बेकार की चीजें लगे, लेकिन आपके एग्जाम टाइमिंग में बहुत बहुत ज्यादा ये आपके यूजफुल रहेंगे। अगर आप आज बना लेंगे तो आपको एग्जाम टाइमिंग में दिक्कत नहीं होगी। आज नहीं बनाएंगे तो एग्जाम टाइमिंग में दिक्कत होगी। सिंपल सा एग्जाम्पल मैथ्स का लीजिए। जब अगर किसी के पास मैथ्स है तो आप उसको कितने भी सवाल निकालना जानते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सारा बेकार हो जाता है। तो फॉर्मूले एक जगह लिखे मिल जाए अगर हमें, कि सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखे हुए हैं, कितना मजा आ जाता था। और एग्जाम में बस वही रटते जाते थे फॉर्मूले, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमें आते हैं, पैटर्न तो हमें पता है, मेथड तो हमें पता है, हमें मेन नहीं क्या नहीं पता, रूल्स नहीं पता, फॉर्मूले नहीं पता। वही चीज यहाँ पर है। मेन फैक्ट याद करिए, अंदर का तो आप खुद लिख लेंगे, एक बार समझने की जरूरत है। तो ये बुलेट पॉइंट जरूर आपको बनाने हैं। लास्ट में हम आते हैं, लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन आंसर किस तरीके से बनते हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं 16 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आते हैं, देखिए सबसे पहला है, बोधकालीन शिक्षा के वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपाधि। ये बोधकालीन है, इसी तरीके से वैदिक काल का भी आ सकता है, कि जो वैदिक एजुकेशन है उसके आज के टाइम में क्या रिलीवेंस है। तो ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि क्या रिलीवेंस है। बोधकालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है, ये वेरी शॉर्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट में सिंपल ये पूछा है कि जो ऐसे कौन कौन से संस्कार है जो वैदिक काल से रिलेटेड है। हमें पता है, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और आपका समावर्तन संस्कार। तीनों का नाम मेंशन कर देंगे, उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरी शॉर्ट है। अंदर लिखने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। आपने नाम मेंशन कर दिया, काफी है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो आप क्या करेंगे कि वैदिक काल के बारे में बेसिक बताएंगे, इंट्रोडक्शन 6-7 लाइन में। उसके बाद उस संस्कार में तीनों के तीनों नाम मेंशन करेंगे, और फिर वन बाय वन हेडिंग डाल डालकर उनके बारे में थोड़ा 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 बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बतानी है। ठीक है, और आपके हिसाब से वो आज के टाइम में कितनी रिलीवेंट है। प्राचीन कालीन शिक्षा की जहां पर बात आ जाए, जहां पर एंशियंट टाइम की एजुकेशन की बात आ रही है कि एंशियंट टाइम एजुकेशन क्या है और आज के टाइम में क्या रिलीवेंट है, तो एंशियंट टाइम का मतलब है आपका वैदिक एंड बुद्धिस्ट। ये दोनों आपकी एंशियंट टाइम में, एंशियंट पीरियड में काउंट की जाती है। मुस्लिम पीरियड आपका एंशियंट में नहीं किया जाता, वो मिडिवल पीरियड में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्राचीन काल पूछा जाए तो आपको उसमें वैदिक काल और बौद्ध काल दोनों की शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैदिक प्राचीन काल की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप आराम से बता सकते हैं, और उसके आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है वो बताना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता। इसी तरीके से आ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है, वैदिक पीरियड की जो एजुकेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, तो यही सेम क्वेश्चन वैदिक काल के लिए भी आ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उसका आंसर करें, उल्टा सीधा आगे पीछे की लिखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछे जा रहे हैं कि वैदिक काल के, मान के चलिए आपसे क्वेश्चन आया कि वैदिक काल के उद्देश्य क्या है बताइए, वैदिक एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है बताइए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे आंसर में आपका मेन फोकस होना चाहिए उद्देश्य। पहले आप वैदिक पीरियड के इंट्रोडक्शन बताएंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर ये बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य लिखा है, लेकिन इसी का ही हम वैदिक शिक्षा के में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, पहले आप इंट्रोडक्शन करिए। इंट्रोडक्शन में आप 5 से 7 लाइन या मैक्सिमम 10 लाइन, 10 लाइन्स के अंदर उसका बेसिक बता दीजिए कि वैदिक एजुकेशन क्या है। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पास हैं, आपको पता है, वो सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर अब आपको शो नहीं हो रहा होगा, इधर की तरफ आते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पास है वो सब शो कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, उन सबको मेंशन कर दिया। अब वन बाय वन हेडिंग डाले और उनको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, जितने जितने लाइन की हेडिंग्स आप कर सकते हैं उतना करिए। तो सिर्फ ये हेडिंग मेंशन कर देंगे, आपका 4-5 पेज आराम से फिल हो जाएगा, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। करिकुलम क्या था, टीचिंग मेथड क्या थे, क्या एजुकेशन का टाइम पीरियड था, क्या डिसिप्लिन था, कोई नहीं, कुछ नहीं लिखना।
उद्देश्य पूछा, उद्देश्य लिखो पूरे आंसर। जरूरत पड़े और आपने पूरा उद्देश्य लिख दिया फिर भी आपको लग रहा है कि आंसर छोटा पड़ रहा है, तब आप बाकी की चीजों को बाद में ऐड करिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, मजबूरी में। इसके अलावा पहला कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आप लिखें। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा अगर लिखेंगे और मेन क्वेश्चन में जो पूछा गया वो आपने सिर्फ आधे पेज में लिखा हुआ है, बाकी 3 पेज एक्स्ट्रा ही भरे हुए हैं, तो कोई फायदा नहीं। जो एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर को आपको कंटिन्यू रखना है कि नहीं करना है, रखना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू रखना तो कमेंट करके अभी बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ साथ अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहेंगी। और फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक आपका हो कंटेम्प्रेरी इंडिया से रिलेटेड, जो टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा हो, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो कोशिश की जाएगी उसी टॉपिक पर लाने की। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।